नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अजित पवार की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है और इसे समेटने की कोशिश में अब सबके असली चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी को एक करने की तैयारी में थे और इसे लेकर आखिरी बैठक मंगलवार को ही हुई थी, मगर अगली सुबह यानी बुधवार को ही अचानक अजित पवार का प्लेन क्रैश होता है और उसमें उनकी जान चली जाती है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह महज हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत तक कई नेताओं ने इस हादसे की हर एंगल से निष्पक्ष जांच की मांग की है, मगर फिलहाल महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। आखिर क्यों हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर संजय राउत का यह बयान जरा सुन लीजिए। इससे समझते हैं कि संजय राउत या तमाम वरिष्ठ नेता हादसे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। सुनिए जरा संजय राउत को। एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया, उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है और क्या है, एयरपोर्ट पर है, इस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा। एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। तो सुन रहे थे आप यहां संजय राउत को। आपको बता दूं कि शरद पवार ने बुधवार शाम ही एक बयान दिया था, जिस दिन इस प्लेन क्रैश में डेथ होती है अजित पवार का, उसी शाम को शरद पवार ने एक बयान दिया था कि इसे हादसा माना जाए, इसमें राजनीति न देखी जाए। लेकिन शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने इस बारे में क्या कहा है, जरा उनको भी सुनिए। इंसान इतना बड़ा नेता, उसकी मृत्यु हुई है और जिस ढंग से उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो, गलती है नहीं है, साजिश है नहीं है, वो बिना जांच आप उसके ऊपर अपना मत प्रदर्शन करना ठीक नहीं लगता। तो पहले जांच होनी चाहिए। जांच तो मैं भी मांग करता हूँ, जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने स्वयं स्पष्ट कहा है कि ये सही है ना। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल ही कहा इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं है वो अलग बात है, एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं उसकी भी जांच नहीं करनी है क्या? उसकी भी जांच नहीं करनी है क्या? वो भी तो पूछो ना उनसे। उन्होंने राजनीति नहीं कहा, जांच करने के लिए मना किया क्या उन्होंने? आदरणीय शरद पवार साहब ने जांच के लिए मना नहीं किया, उसको राजनीतिक रंग नहीं लगाना, वही उनका कहना है। राजनीति नहीं हो सकती और क्या है। तो राजनीति नहीं हो सकती, अच्छी बात है। शरद पवार कह रहे हैं ये इसमें राजनीति, लेकिन जांच करने से क्या मना किया ये पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे शरद पवार ने पहले ही कह दिया कि यह हादसा है, इसके पीछे राजनीति मत कीजिए। जाहिर है दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अजित पवार की मौत के बाद साजिश का शक गहराता जा रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में बीजेपी ने किस तरह महाराष्ट्र में अपनी सत्ता और दबदबा कायम किया है ये सबने देखा है। बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा, लोकसभा में बुरी तरह पिटने के बाद एकदम से विधानसभा चुनाव में बढ़त बना ली और अब तो नगरीय निकायों पर भी उसी का कब्जा हो गया है। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों की जगह लोगों ने एकदम से बीजेपी को वोट देने का मन क्यों बना लिया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को अपनी पार्टी बचाने की चिंता भी बढ़ी है। ऐसे में जब अजित पवार शरद पवार से बार बार बैठकें कर पार्टी को एकजुट करने का प्लान बना रहे थे तो उनके साथ हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। बीते दिनों एनसीपी के एकीकरण को लेकर कुल 16 बैठकें हुई थी, यानी एनसीपी, दोनों एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, दोनों के मर्जर को लेकर, एकीकरण मतलब मर्जर को लेकर कुल 16 बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे शामिल होते थे। मंगलवार को
इसी मर्जर यानी एकीकरण के सिलसिले में आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने का पर अंतिम सहमति बनी थी। लेकिन बुधवार ही सुबह अजित पवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंतिम बैठक में, जो लास्ट बैठक हुई मंगलवार को, उसके बाद अजित पवार ने सीधे शरद पवार से मुलाकात की थी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी थी, जिसमें शरद पवार ने एनसीपी के एकीकरण को स्पष्ट मंजूरी दे दी थी। अजित पवार की तैयारी थी कि जिला परिषद चुनाव परिणाम के अगले ही दिन एकीकरण यानी मर्जर की घोषणा की जाए। इसी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को तुरारी यानी तुरही के बजाय, जो अभी तुरही जो इनका माफी चाहूंगा, तुतारी जो मराठी शब्द है और तुरही हिंदी शब्द है और काफ़ी प्रचलित है तुरही शब्द, और इसके बजाय घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ने को कहा गया। जुन्नर, शिरूर और खेड़ में घड़ी चिन्ह पर हुआ आक्रामक प्रचार इसका स्पष्ट संकेत था। ये यहां पर जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, और सूत्र ये भी बताते हैं कि पूरा फैसला कानूनी सलाह लेकर किया गया था। एनसीपी एक होने वाली थी, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी थी। दरअसल अजित पवार चाहते थे कि महायुति में रहते हुए भी शाहू, फुले और अंबेडकर विचारधारा को वो बनाए रखे, लेकिन क्या बीजेपी इससे असहज थी? ये सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे ने खुलासा किया था कि हाल ही में बारामती के गोविंद बाग में हुई एक मुलाकात के दौरान उन्होंने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार और अजित पवार से दोनों पार्टियों को फिर से एक करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि अजित पवार भी इस विचार को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे थे। दोनों नेताओं की योजना थी कि स्थानीय चुनावों के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के मर्जर की घोषणा की जाए। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अंकुश काकड़े, जी हां, अंकुश काकड़े ने कहा है कि अजित पवार अपने चाचा को दोनों गुटों का विलय कराकर जन्मदिन का तोहफा देना चाहते थे, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका जब अजित पवार अपने चाचा यानी शरद पवार के जन्मदिन पर यह तोहफा देना चाहते थे, लेकिन यह संभव तब नहीं हो सका। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वटेड्डीवार ने इस विषय पर जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। कह रहे हैं कि यह सचमुच गंभीर विषय है कि जब दोनों गुटों के मिलने की बात चल रही थी, ठीक उसी समय अजित दादा के विमान का एक्सीडेंट हो गया। वटेड्डीवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार केवल गहन जांच ही स्पष्ट कर पाएगी कि ये एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई। साजिश के इन सवालों के बीच अब अजित पवार की खाली जगह को भरने के लिए भी एनसीपी के नेताओं में चर्चा हो रही है। अजित पवार के पास मुख्य रूप से वित्त विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, जबकि अतिरिक्त प्रभार के तौर पर खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग ये भी अजित पवार के पास ही थे। फरवरी में राज्य का बजट पेश होना है, ये अभी 2 दिन बाद जो फरवरी का महीना आ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय का फिर से गठन होना बहुत जरूरी है। अब अजित पवार की जगह वित्त मंत्रालय एनसीपी के किस नेता को मिलेगा या इस पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी, ये सारे गुणा भाग भी चल रहे हैं। वहीं आज एनसीपी के कुछ नेता सीएम फडणवीस यानी देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा और उप मुख्यमंत्री के शपथ का फैसला भी लिया जाएगा। आइए जरा सुन लीजिए छगन भुजबल क्या कह रहे हैं इस मसले पे, उनकी जुबानी। क्या बात हुआ? सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो है जैसे कि कोई शख्स अगर जल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते।
या ऐसा मुझे पता नहीं है, और कुछ बात ऐसे कुछ चली है और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं, मगर बहुत करके घंटे 2 घंटे में जो है निर्णय आ जाएगा। तो सुन रहे थे आप छगन भुजबल। देखिए, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल क्या ये नहीं चाहेंगे कि इनको वित्त विभाग मिले या उप मुख्यमंत्री का पद मिले? लेकिन इन सब के बीच अजित पवार की जगह उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी एनसीपी में उठ रही है। एनसीपी के विधायक नरहरि जिरवाल का कहना है कि सुनेत्रा ताई को ही लीडरशिप संभालनी चाहिए, उन्हें डिप्टी सीएम बनकर अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सुनेत्रा ताई यानी सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजित पवार गुट को भी संभालना चाहिए, उसकी भी उस पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी उनको विराजमान होना चाहिए। तो बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में। आज चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी एक हो जाएगी, यानी दोनों गुटों का मर्जर होगा, लेकिन वो महायुति का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, अलग से रहेगी, इस पर भी सवाल है। बीजेपी इन परिस्थितियों में क्या रणनीति अपनाती है ये भी देखेंगे। इन सबके बीच आज एकमात्र अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इसी को लेकर खबर छपी और इसके बाद से और बवाल मचा हुआ। शुरुआत में कुछ बातें अपने सूत्रों के हिसाब से हम रख चुके हैं यहां पर, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हुए यह भी लिख रहा था कि शरद पवार और अजित पवार के बीच जो मर्जर की बात थी उसमें यह था कि महायुति छोड़ेंगे नहीं, महायुति में रहेंगे और शरद पवार गुट से भी महायुति में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल होने का वहां लक्ष्य था। क्या यह सब कुछ होने वाला था? अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, कई लोग कहते हैं ऐसा था। बहुत कुछ है, क्या था क्या नहीं है, क्या होगा, इन सब के बीच साजिश या हादसा, इन सब पे भी चर्चा चल रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या है बड़ा उलटफेर, क्या आने वाले समय में हम बहुत कुछ देखेंगे सियासी उलटफेर को महाराष्ट्र में खासकर? आइए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। अमलेंदु जी का नाम ठीक कर लीजिए और बाकी नाम ठीक है। सुनील जी हो गए हैं। खैर, लेकिन सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, महाराष्ट्र की सियासत और कल से तो चर्चा चल रही थी, लेकिन आज सुबह से मर्जर वाली बात, एकीकरण दोनों पार्टियों के, दोनों गुटों के, बात यहां एकीकरण की तो खूब चल रही थी। इसमें कोई नया नहीं है, यह आप भी कहेंगे, हम भी और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सब जानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टियों का विलय होगा, आज नहीं तो कल। यह दिख रहा था। जिस प्रकार अजित पवार थोड़े खिन्न नजर आते थे इधर बीजेपी से खासकर, लेकिन दूसरी तरफ ये होने की बात कही जा रही है। इसकी घोषणा 8 तारीख को, क्योंकि उससे पहले जिला परिषद के चुनाव संपन्न हो जाते, 5 फरवरी को चुनाव होना था और ये सब कुछ यहां तक सही है। इसके आगे शरद पवार के रोल, उनकी पार्टी सुप्रिया सुले का रोल, इंडिया गठबंधन में यहां क्या उससे अलग होते, महाविकास अघाड़ी से अलग होते, ये सारे सवाल आते हैं। और जब ये सारे सवाल आते हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत जी देखिए, उसमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये है कि 8 फरवरी को इस विलय की घोषणा होने वाली थी। ये बड़ा अजीब संयोग है कि एक्सीडेंट हो गया और अजित पवार जो उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, जो ही पहल वही कर रहे थे इस मर्जर की, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत कुछ इसमें अभी पर्दे के पीछे है जिसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, आगे वो महाविकास अघाड़ी में होते या महायुति में रहते या सरकार में होते या सरकार के बाहर होते, ये सब वही जानते थे। अजित पवार या शरद पवार, उनके बीच में बातें हो रही थी।
और अभी इसी महीने 3 बैठकें हो चुकी थी, आपने बताया अभी 16 टोटल। टोटल, लेकिन इस हाँ, महीने इस महीने 3, इस महीने 3, अभी तक 16 बैठकें। 16 जयंत पाटिल के घर में एक बैठक हुई है, उसके बाद अगली बैठक शरद पवार के घर में हुई और हादसे के एक दिन पहले भी बैठक हुई। तो ये सब चीजें बड़ी चौंकाने वाली हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है, एटीसी वहां पे छोटा एयरपोर्ट था, एटीसी नहीं होता वहां पे, इंस्ट्रक्टर ही जो होता है या पायलट को अवेलेबल होता है वो एटीसी का काम संभालता है, पायलट को गाइड करने का। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन था। ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है और उसमें जरा भी चूक होती है तो वो जहाज जो है वो टकरा जाता है जमीन से, जो इस हादसे में हुआ भी। अब सवाल ये है कि इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए कि शरद पवार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई। उसकी पहल शरद पवार के ही इनिशिएटिव से हुई, यानी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले शरद पवार ही थे। जी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये पूरा जो अलायंस था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, महाविकास अघाड़ी नाम का, ये शरद पवार उसके मेन आर्किटेक्ट वो थे और उनकी पहल पे ही हुआ था। और शरद पवार की पॉलिटिक्स को हम दशकों से जानते हैं कि वो, उनके बारे में अफवाहें बहुत उड़ती रहती हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ कभी गए नहीं। उनकी राजनीति वो नहीं है। वो कांग्रेस से अलग भी हुए, अभी 2 दिन पहले भी शकील जी बता रहे थे सब, वो कांग्रेस से अलग भी हुए और सोनिया गांधी पे गंभीर आरोप लगा के अलग हुए, विदेशी मूल की बात कहकर अलग हुए वो शरद पवार। लेकिन उसके बाद भी वो उसी सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने, कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनर अभी तक है, वो महाविकास अघाड़ी में शामिल है। तो शरद पवार की राजनीति को देखकर नहीं लगता है अब तक कि वो बीजेपी के साथ जाने का फैसला करते। आगे पॉलिटिक्स में क्या होता है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही लेकिन अजीब अभी तक के पॉलिटिक्स को देखें तो ऐसा, अगर ऐसा रहता तो फिर महाविकास अघाड़ी वहां नहीं बनता। ये भी आप जो शुरुआत में कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जाना इतना ही उसके लिए उत्सुक रहते तो अभी तक महाविकास अघाड़ी हम वहां नहीं देखते। और महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार का नहीं रहना मतलब शिवसेना का भी कांग्रेस के साथ नहीं आना, यह भी हम कह सकते हैं। शिवसेना को कांग्रेस के साथ लाने का मुख्य सूत्रधार शरद पवार हैं। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था, और वो इंडिया गठबंधन में भी हैं जी। तो केवल महाविकास अघाड़ी में नहीं, वो इंडिया गठबंधन में भी है। और शिवसेना राहुल गांधी के बारे में किस तरीके से बात करती है हम सब जानते हैं, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री क्या है, इक्वेशंस क्या है। तो शरद पवार की राजनीति, उनके बारे में अखबारों में सूत्रों के हवाले से मीडिया में बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन उनकी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए। बहुत चर्चाएं होती रही, जब मोदी सरकार बनी तो भी चर्चा होती रही, लेकिन वो कभी भी नहीं गए। वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, विपक्ष में रहे या सरकार में रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहे। जब उन्होंने एनसीपी भी बनाई अलग होके तो वो सत्ता में नहीं थे, वो विपक्ष में थे और उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस किया था। तो शरद पवार की राजनीति का एक दिशा है, राजनीति में आगे क्या होता है हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो ये है। दूसरी बात, जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अजीब संयोग है। इतनी राउंड बात हो गई थी, सबको मालूम था, एक ही सिंबल पे चुनाव लड़े। अजीत पवार और बीजेपी में काफी तू मैं हुई इस सिविक इलेक्शंस में, नगर महापालिका के इलेक्शंस में, और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब संयोग है। जी राजीव जी, ये बहुत आखिरी सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है
कि ये इतनी सारी चीजें, 16 मीटिंग। अजीत पवार चाहते हैं कि मैं अपने चाचा यानी शरद पवार को बर्थडे गिफ्ट दूं मर्जर करके। ये सारी चीजें होती हैं। इस महीने जो बीत रहा है, ये महीना जनवरी का, इस महीने 3 मीटिंग ऑलरेडी हो गई। मंगलवार को आखिरी मीटिंग होती है और बुधवार को सुबह सुबह एक्सीडेंट, क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। आखिर ये हादसा है या साजिश? इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ चल रहा है उधर सियासी तौर पे, इसको और थोड़ा नजदीक से जानने के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभी क्या कुछ कहा है। दरअसल अनिल देशमुख अभी गए थे पिंकी माली के परिवार से मिलने। आपको बता दो पिंकी माली कौन है। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो उसी फ्लाइट में थी, उनका भी निधन हो गया। 5 कुल लोग जो थे उसमें सवार 4 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट तमाम। तो पिंकी माली के घर जब मिलने गए अनिल देशमुख, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसी मामले पे, जरा सुन लीजिए। ऐसा है कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, ये माननीय अजीत दादा पवार की ये दिली इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने काफी, जयंत पाटिल साहब और हमारे सबसे काफी बार मीटिंग भी हुई, उनकी भी पार्टी में उसकी चर्चा हुई है। करके अजीत दादा चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और वो हिसाब से निर्णय हो चुका था। सिर्फ कब इसको डिक्लेयर करना है ये सिर्फ बाकी था। पहले ये तय हुआ था कि महानगर पालिका के चुनाव के बाद में 20 जनवरी तक इसका डिक्लेरेशन करके दोनों पार्टी इकट्ठा आएंगी, लेकिन एक जिला परिषद के चुनाव लगने से थोड़ा ये फैसला आगे गया, और अभी 10 फरवरी को अंदाजा होना था, लेकिन एकाएक दुर्घटना हुई। अब इसके लिए ऐसा है कि पूरा माननीय शरद पवार साहब, सुनीता भाभी, पार्थ पवार, जय पवार, बाकी पूरा उनके अजीत दादा के भाई बहनें, सब लोग इकट्ठा बैठेंगे, इकट्ठा बैठ के निर्णय लेंगे। लेकिन अभी उसके बारे में डिप्टी सीएम मंत्री को इसके बारे में चर्चा करना ठीक है, लेकिन उसमें जो निर्णय समझ आता है कि सुनीता भाभी को अब डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, तो खुशी की बात है। आपने कहा कि तारीख डिसाइड नहीं थी, कब डिक्लेयर करेंगे वो डिसाइड नहीं थी, लेकिन चेहरा अगर माने तो चेहरा लगभग डिसाइडेड था कि इन्हीं को पद देंगे, क्योंकि कई चेहरे भी आ रहे सामने की। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? भले उप मुख्यमंत्री पद हो या विलीन करने को पद हो। अगर ऐसा है कि अजीत दादा रहते तो अभी 10 फरवरी तक इसका निर्णय होना था, दोनों पार्टी के विलीनीकरण का, कि दोनों पार्टी इकट्ठा आने का, और उसके हिसाब से सब मीटिंगें चल रही थी। एक पद वित्तीय खाता जो है वो दादा के पास था। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो अलायंस है, महायुति की अलायंस है, उसमें युवाओं को जो है प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके बेटे हैं उन्हें भी वित्तीय खाता ऐसा है। सुनील जी, आपके पास आना चाहता हूं। अभी अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री वहां के महाराष्ट्र के, और इसके अलावा अनिल देशमुख शरद पवार गुट के नेता हैं। ये कह रहे हैं और ये तारीख बता रहे हैं कि 20 तारीख को ही, पहले 20 जनवरी को ही घोषणा होनी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद, उसके बाद फिर 10 फरवरी के आसपास इसकी घोषणा होनी थी। क्या कुछ हो रहा है इधर, क्या होगा? सुनीता भाभी जो हैं उनको उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, ये सारी बातें कह रहे हैं। इधर छगन भुजबल को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत तेजी से सियासी गतिविधियां वहां चेंज होते हुए हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप सुनील जी? और सबसे बड़ी चीज यहां पे सुनील जी कि ये दोनों गुट एक हो जाता अगर, तो इसका क्या फर्क पड़ता वहां की राजनीति पे? क्या, जैसे अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अभी तक शरद पवार की राजनीति में, उनकी सियासत में यह देखा गया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं गए हैं। क्या इस बार वो बीजेपी के साथ जा भी सकते थे या कुछ और हो सकता था? क्योंकि अभी चूंकि अजीत पवार नहीं हैं, तो कुछ चीजें जो हैं यहां स्पेकुलेशन ही सही, लेकिन विश्लेषण में उसकी जरूरत भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। सुनील जी, आखिर शरद पवार बीजेपी के साथ क्यों जाते, और अगर वो बीजेपी के साथ जाते तो क्या वो अपनी उस राजनीतिक ताकत को बनाए रखते जिसके लिए वो जाने जाते हैं? अगर उनको महाराष्ट्र की राजनीति में सिग्निफिकेंट बने रहना है, अपनी जो उनका जनाधार रहा उसको बचाए रखना है, तो क्या वह बीजेपी में जाकर के यह काम कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। वह कोई भी क्षेत्रीय दल
जो अपनी राजनीतिक ताकत अपने राज्य में बनाए रखने का प्रयास करता रहा है, उसने बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ममता बनर्जी। 2015 में वह बीजेपी से अलग हो गई, एनडीए से अलग हो गई, जबकि आप याद कीजिए वह एनडीए की सरकार में रही, 2 बार पश्चिम बंगाल में वह बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी। लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि बीजेपी के साथ बने रहने पे उनका अपना जनाधार खिसक सकता है, तो उससे अलग हो गई, बाकायदे अलग हो गई, और आज एकदम आमने सामने खड़ी हैं। अगर आपकी राजनीतिक ताकत नहीं है तो क्या आपको बीजेपी वही सम्मान देगी, वही जगह देगी जो उस समय देती है जब आपके पास राजनीतिक ताकत रहती है? आपके सामने सबका उदाहरण है। आप अकाली दल को देख लीजिए, आप आरएलडी को देख लीजिए, हरियाणा में बीजेपी ने कैसा व्यवहार किया इनके साथ। ये महाराष्ट्र को बतख पार्टी को आप देख लीजिए। इस सबका ही एहसास शरद पवार को या अजीत पवार को रहा है। क्यों उनके साथ रहेंगे? ठीक है, आज सत्ता में बने रहने के लिए अजीत पवार चले गए, और अजीत पवार तो पिछले कई मंत्रिमंडलों में रहे, उससे भी आगे। देखिए, अब सवाल ये होने लगा था कि क्या पवार परिवार की वह ताकत बनाए रखी जाए, जो उनकी राजनीति, उनका जो जनाधार है उसको बनाए रखा जाए, और ये बनाए रखने में दोनों गुट अलग अलग रह करके यह हासिल कर सकते हैं। तो यह एहसास था लोगों को, यह संभव नहीं है, और यह दिखाई पड़ा। मतलब इसको आकलन करने की, आपने लिखा कि जानकार सूत्रों के अनुसार, जब आप अजीत पवार सीधे सीधे बीजेपी हमलावर हो गए, बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर के उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अपने उम्मीदवारों को घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए प्रेरित किया, तो इसमें जानकार सूत्र क्या होते हैं? साफ साफ हो गया कि वह दोनों समूह एक साथ मिलने के लिए तैयार था, और अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ बहुत अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। और ये सही है कि अगर ये तो तथ्य है ना कि अगर अजीत पवार लंबे समय तक बीजेपी के साथ बने रहते तो उनकी ताकत कोई बढ़ती नहीं, और जो पवार परिवार की राजनीतिक सियासत है वो कमजोर होती। लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे। ये सभी नेताओं ने कहा कि क्या इससे मैंने कितने बैठकें हुई, और दोनों नेता आपस में मेल मिलाप के लिए तैयार थे। शरद पवार और अजीत पवार की कितने बार मुलाकात हुई, दोनों लोगों के परिवार के स्तर पर कितनी बात हुई। आप अजीत पवार के मां का संभवतः बयान आया कि दोनों लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए, और यह आवश्यक है इनकी अपनी राजनीतिक ताकत के लिए। तो यह तो तथ्य है कि ये दोनों आपस में मिलना चाहते थे, और आपस में एकीकरण का फैसला लगभग हो चुका था। और यह केवल, मैं मानता हूं कि यह एकीकरण का फैसला इस आधार पर इसलिए भी था कि वह अपनी राजनीतिक हैसियत को, अपनी राजनीतिक जनाधार को बचाए रखने का प्रयास कर रहे थे, अन्यथा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में जो यह दुर्घटना घटी, इसको लेकर के लोगों के मन में संदेह है। यह बात जो अरविंद सावंत जी ने कहा, बहुत एकदम एक लाइन की बात है कि जांच कराने से किसको इनकार हो सकता है, और जांच क्यों नहीं कराएंगे? आप साजिश थी या नहीं थी, ये तो जांच का विषय हो ही सकता है। और एक किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ है इस दुर्घटना में, तो वह कौन से कारण जिम्मेदार है, इसकी जांच कराने की मांग से राजनीति कहां से शुरू हो जाती है? क्या इस तरह के जो अप्राकृतिक मौतें हैं या अचानक इस तरह की क्या दुर्घटनाओं की जांच नहीं होती? और दुर्घटनाओं की जांच की मांग करना सियासत करना है, और किसी कोई आरोप तो लगाया नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है, और इसी कारण से, इसी पृष्ठभूमि में इस पर सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इसमें साजिश थी या नहीं थी। निश्चित रूप से अगर अजीत पवार और शरद पवार दोनों एनसीपी एक साथ मिलती तो महाराष्ट्र की राजनीति में उसका असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से महाराष्ट्र पे एक अकेले अपनी सत्ता कायम करना चाहती है, उसका लक्ष्य है उसने इसीलिए तोड़ा शिवसेना, अन्यथा शिवसेना के साथ रहने से कोई उसको असुविधा नहीं थी। उसने इसीलिए तोड़ा एनसीपी को, कि एनसीपी के तोड़ने से उसके पास एक राजनीतिक ताकत आएगी, और उनके नेताओं को अब जो अपने साथ जोड़ करके वो सत्ता में बने रहने का जो उसका अभियान है वो सफल होती रहेगी। तो अब जब दोनों गुट एक साथ मिलते, शरद पवार चूंकि एक कद्दावर नेता है, उनका जनाधार है, वह जनाधार धीरे धीरे उन्होंने कंसोलिडेट कर रखा था। तो वह जब बीजेपी के विस्तार का, बीजेपी को अपने पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का जो एक सपना रहा है, उस पर असर पड़ता।
और मेरा अपना मानना है कि अभी मान ले दुर्भाग्य है कि अजीत दादा पवार इस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भी अगर दोनों एनसीपी एक साथ मिल जाती है तो इसका असर पड़ेगा। और जो अजीत दादा पवार की मैं कह सकता हूं कि जो उनकी तेजी थी, जो उनकी राजनीति करने का तरीका था, जो अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से उनका पब्लिक कनेक्ट था, वह उनके अपने एनसीपी ग्रुप में मैं किसी के पास नहीं देखता। लेकिन सुनेत्रा पवार निश्चित रूप से एक स्वीकृत नेता हो सकती है, उनका कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा हो सकता है। वह सुनील तटकरे या छगन भुजबल या पाटिल साहब और पटेल साहब के साथ खड़े हो जाए, ये सब मुझे लगता नहीं है। वो सुनेत्रा पवार में ही वह स्थिति है, वह सुनेत्रा पवार के पीछे खड़ा होगा और ये दोनों मिलकर के फिर एक साथ होंगे ही होंगे। सुनेत्रा पवार के पास अपनी पार्टी के लोगों को अपने साथ जुड़े रखने की ताकत तो है, लेकिन वह कितना लंबा अपनी पार्टी को ले जा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उस तरह की राजनीतिक परिपक्वता उनके पास नहीं रही, क्योंकि राजनीति कभी सक्रिय नहीं रही। वो सामान्य, वो तो केवल पिछला चुनाव अगर छोड़ दीजिए तो कभी इस तरह की जानकारी नहीं आई कि वो एनसीपी की, जब एनसीपी दोनों एक हुआ करते थे तभी उनकी कुछ सक्रियता रही। पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव के अलावा कभी उस तरह का पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं दिखाई पड़ता था, जो किसी ऐसे राजनेता के लिए आवश्यक है जो अपनी पार्टी को बहुत दूर तक लेके जा सके। पार्थवार के बारे में हम सभी आप जानते हैं कि जब पिछला चुनाव हार गए तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया और राजनीतिक गतिविधियों में रह भी नहीं गए थे। आज तो सुनेत्रा पवार के पीछे खड़े होकर के सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में अगर आप एनसीपी का नेतृत्व हासिल लेती हैं तो वह अपने समूह को बचाए रख पाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथों वो पूरा बचाए रख पाएंगी, इसमें संदेह है मुझे। भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत उनके पास एनसीपी अजीत दादा पवार के पास नहीं रहने देगी कि वह अपनी राजनीतिक विरासत को लंबे समय तक बचाए रख सके जी। इसलिए भी आवश्यक है कि वह आपस में मिलेंगे लोग, और यह मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित रूप से शरद पवार, अब तक जो प्रशांत जी ने बात कही, शरद पवार जी कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े, इतनी लंबी उनका राजनीतिक जीवन रहा। एक बार संभवतः उन्होंने बीजेपी की सरकार का समर्थन किया था बाहर से, लेकिन कभी मिल करके चुनाव नहीं लड़े, कभी किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए वो, और कभी वो बीजेपी के जो अपनी विचारधारा रही है उसको बढ़ाते हुए नहीं दिखाई पड़े। और इसकी वजह भी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बड़ा समर्थक है उनका, अगर आप बारामती में, पुणे में, सतारा जिलों में जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय बड़े व्यापक पैमाने पर शरद पवार का समर्थक है। तो वह समर्थन बना रहे, इसीलिए अगर आप देखिए तो अजीत पवार साथ रहते हुए भी उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का अपना रास्ता छोड़ा नहीं। आप पिछले चुनाव में आप देखिए कि नवाब मलिक का संभवतः टिकट का मामला था, जिसपे एनडीए से अलग होकर के उन्होंने उनको मैदान में उतारा, उनके साथ खड़े भी नजर आए। तो शरद पवार की एक बड़ी ताकत है, वो किसान और अल्पसंख्यक खास तौर से, और मराठा राजनीति के वो एक बहुत बड़ा चेहरा है। अभी उतना बड़ा चेहरा किसी के पास नहीं है, तो वह अपने जनाधार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के क्यों छोड़ देंगे, वह भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ों पार्टी क्यों बनेगी, यह बड़ा सवाल है। और जबकि उनके पास पोटेंशियल है, उनका कार्यकर्ता भी इस बात के लिए तैयार है। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों समूह, दोनों गुट मिलेंगे और एक अपने दल का जो राजनीतिक आधार है, जनाधार है, उसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे, वही उनकी ताकत है। इससे अलग होकर के अपने राजनीतिक ताकत को कमजोर करके मुझे नहीं लगता कि पवार परिवार केवल बीजेपी का पिछलग्गू बन करके अपने अस्तित्व में बना रह सकता है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में क्या उलटफेर होने जा रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि कल सुनेत्रा पवार हो सकता है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। अभी चर्चा ये सूत्रों के हवाले से मैं ये खबर हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एनसीपी की बैठक चल रही है इस वक्त। एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक चल रही है और वहां पर एनसीपी अपना अध्यक्ष पद देने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को, और कल सुनेत्रा पवार कैबिनेट में शामिल हो जाएं और अजीत पवार के पास जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो उनको दे दिया जाए, ऐसी खबर आ रही है। इधर धनंजय जी हमारे साथी जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
जल्दी से आना चाहता हूं पहले शकील जी आपके पास, फिर धनंजय जी आपके पास आऊंगा। शकील जी, महाराष्ट्र की सियासत को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझ रहे हैं आप, जरा यहां यह बताइए कि अगर दोनों का मर्जर, दोनों गुटों का मर्जर हो जाता तो क्या आपकी भी राय वही है जो प्रशांत टंडन जी की और सुनील शुक्ला जी की है कि शरद पवार महायुति में शामिल नहीं होते, और यह मर्जर जो था इसीलिए था कि यहां से बाहर किसी तरह निकाला जाए अजित पवार को, अजित पवार गुट को, यह माना जाए? क्योंकि देखिए खबरें इस ढंग से बनाई गई हैं, चटकारे लेकर बताई गई हैं कि ये महायुति में चले जाते। लेकिन दूसरी तरफ जरा गौर फरमाइए, आप तमाम साथी जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी गौर फरमाइए कि अजित पवार आखिर मर्जर क्यों करना चाहते थे, अजित पवार और शरद पवार ने मिलकर चुनाव क्यों लड़ा, और महाराष्ट्र की सियासत, हमारे साथी जब धनंजय जी बताएंगे अपनी बात करेंगे तो और भी रखेंगे बातें वहां पे। महाराष्ट्र की सियासत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा वहां के जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें 4 पार्टियां हैं, एनसीपी दोनों गुट और शिवसेना दोनों गुट, उसके अलावा मनसे और कुछ और पार्टियां, क्या इन लोगों को बीजेपी से डर नहीं है? जो बीजेपी किसी तरह सीढ़ियों के सहारे, इन्हीं सीढ़ियों के सहारे वहां तक पहुंची, जो बीजेपी, शुरुआत में कह चुका हूं, जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में वहां बुरी तरह पटखनी खाती है, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल सब बीजेपी के पक्ष में हो जाते हैं, 132 सीटें आती हैं, 132 सीटें, और उसके बाद अभी निकाय चुनावों का हाल आपने देख लिया, यानी गांव गांव गली गली तक बीजेपी पहुंच गई। आखिर कैसे पहुंची? इसकी चिंता क्या शरद पवार गुट को नहीं है, इसकी चिंता क्या अजित पवार गुट को नहीं थी, इसकी चिंता क्या उद्धव गुट को नहीं है, और इसकी चिंता क्या शिंदे गुट को नहीं है, या मनसे यानी राज ठाकरे को नहीं है? और इसलिए यहां सवाल उठता है कि क्या इतनी चिंता के बाद भी शरद पवार अजित पवार मिलकर महायुति में शामिल होते? शकील जी। राजीव जी, इस समय की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जांच होना चाहिए। अभी आपने जितनी बाइट सुनवाई, जितने नेताओं की बाइट सुनवाई, सबकी एक ही मांग थी, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे साजिश हो, चाहे कुछ भी हो, जांच क्यों नहीं? अभी तक किसी बड़ी जांच की घोषणा नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। यही बात राज ठाकरे ने कही थी, उन्होंने साजिश का शक व्यक्त किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी यही बात कही थी, और वहां के स्थानीय नेता जो हैं महाराष्ट्र के, वो सब भी इस मांग को कर रहे हैं। सिर्फ एक देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक शरद पवार, वो दोनों इस बात को बार बार कह रहे हैं। शरद पवार ने एक बार कहा कि इसको एक्सीडेंट मानकर चलिए, प्रिज्यूम कर रहे हैं, पूर्वानुमान। ऐसे मामलों में पूर्वानुमान नहीं होता है। एक दूसरी बात कि देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के जाने के बाद उसकी स्थिति मालूम पड़े। अजीत पवार कितने बड़े नेता थे, उनकी क्या हैसियत थी, ये उनकी मृत्यु के पहले, इस एक्सीडेंट या हादसे के पहले शायद देश में और महाराष्ट्र में भी इस तरह से लोग नहीं समझते थे। मगर अजीत पवार वास्तव में जमीनी नेता थे, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में उनका बहुत सम्मान था, ये अब जाके मालूम पड़ रहा है। हर नेता जो है वो बहुत ही दुखी स्वर में बोल रहा है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी ये कह रहा है कि एकीकरण होने वाला था, एकीकरण में किसी को कोई शंका नहीं थी। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब एकीकरण ये होने वाला था और अजीत पवार बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे थे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये, आप बता रहे थे कि जो बाकी जितनी भी स्थानीय पार्टियां हैं, क्या उन्हें बीजेपी से डर नहीं लगता? जी हां, बीजेपी से डर एक अलग शब्द है, लेकिन सबको खतरा लगता है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक जो किया है, अभी सुनील जी बता रहे थे, महाराष्ट्र से लेके और बिहार, पंजाब से लेके और बिहार तक, और वहां तेलंगाना में, हर जगह, यहां उड़ीसा में जिसके साथ भी उन्होंने समझौता किया,
यहां अभी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी के साथ, जयंत चौधरी की पार्टी की वो बात शायद लोगों तक बहुत बात पहुंच नहीं पाई कि अभी 26 जनवरी पे जयंत चौधरी के लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दबदबा हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी के प्रोग्रामों में उनके लोगों को घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने बड़ा विरोध किया इस बात का। तो हर जगह जहां पे भी जो बीजेपी से मिला है, या हरियाणा में, उसको बीजेपी खा गई, उसका बीजेपी ने अस्तित्व खत्म कर दिया। और खुद अजीत पवार ने, जिनके नाम के साथ आज बड़े सम्मान के साथ दादा लगाया जा रहा है, अजीत दादा पवार ने इस स्थानीय निकायों के चुनावों में देख लिया कि उनकी पार्टी क्या हालत हुई, उनकी पार्टी कमजोर हुई। बीजेपी ने उनका स्पेस लेने की पूरी कोशिश करी, वहां एकनाथ शिंदे का स्पेस लेने की पूरी कोशिश करी। तो इस संकट को अजीत पवार समझ रहे थे। देखिए, हमने जो बात कही कि ऐसा कम होता है कि किसी के जाने के बाद उसकी यह हैसियत मालूम पड़े कि वो वाकई बहुत बड़ा नेता था जी। आमतौर पे लोग अपने जीते जी अपने आप को स्थापित कर देते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, ओवर उनकी वैल्यू दिखाई जाने लगती है। लेकिन यह बात सही है कि अजीत पवार इतने बड़े नेता के रूप में देश में कभी नहीं पहचाने गए जितने अब उनको माना जा रहा है। तो अजीत पवार के सामने तो भविष्य था बहुत बड़ा, और वो खुद कह चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 6 बार उप मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, कोई नहीं बना। हमेशा हर बार 90s में आउट हो जाना कोई बैट्समैन पसंद नहीं करता है। 90 तो बना लेते थे वो, उसके बाद अंपायर उन्हें आउट दे देता था, किस कारण से हो जाते थे। तो उनकी यह ख्वाहिश थी, महत्वाकांक्षा थी, और वो इसी दिशा में अब काम कर रहे थे। और उसके लिए उनका जरूरी था कि वो अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर काम करें, और जो बाकी पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, या गैर भाजपा पार्टियां हैं, उनके साथ जाके वो अपनी एक जगह बनाए। तो इस मामले में कोई शक नहीं है कि अगर अजीत पवार जिंदा रहते, एकीकरण होता, तो महाराष्ट्र की सियासत कुछ और होती। लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं, और वैसे भी खबरें आ रही हैं कि कल उनकी पत्नी को शपथ दिलाई जा सकती है। ये जो विजुअल देख रहे हैं शकील जी, ये जो विजुअल देख रहे हैं, ये वही एनसीपी मुख्यालय वहां पे, यानी अजीत पवार गुट, वहां पे बैठक चल रही है। उनकी पत्नी भी हैं, सुनेत्रा पवार भी हैं, और यहाँ 2 बातों पे बैठक चल रही है। एक तो सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपी जाए, और दूसरा सुनेत्रा पवार को मनाया जाए कि वो कैबिनेट में शामिल हों। अजीत पवार को के पास जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो मिले, उसके लिए आज प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तमाम नेता जाके मिल के सीएम से ये दरख्वास्त देकर आए हैं। मतलब उनसे बातचीत करके ये आ चुके हैं, जिनकी बाइट्स ऑलरेडी हैं और हमने सुनाई भी शुरुआत में। इसलिए ये, और हम लोगों को इंतज़ार है कि इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अगर इस चर्चा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ घोषणा होती है, तो वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और इसलिए, और ये इस बीच ये खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार ने अपनी पार्टी के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। ये खबर आ रही है शकील जी, कि ये खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार ने इन दोनों पार्टी के जो 2 प्रमुख रूप से प्रस्ताव हैं, पहला कि पार्टी की कमान संभालें। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, चुनाव लड़ी थी, हार गई थी लोकसभा का चुनाव, उसके बाद राज्यसभा आई, और सुप्रिया सुले के सामने लड़ी थी, याद होगा शकील जी, लोकसभा का चुनाव, लेकिन सुप्रिया सुले वहाँ जीती थी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो सामने आ रहा है। प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ये खबर हमारी आ रही है। शकील जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप जो बता रहे थे सुनेत्रा पवार का, बहुत लो प्रोफाइल नेता हैं वो, राज्यसभा में हैं, ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं है, खुद अपने सांसदों से या महाराष्ट्र के सांसदों से भी कोई बहुत ज्यादा मेलजोल उनका देखा नहीं जाता। उनके मुकाबले में सुप्रिया सुले जो है, शरद पवार की बेटी, वो बहुत आउटस्पोकन है, खूब मिलती हैं, बात करती हैं, जब हाउस के अंदर भी बैठी रहती हैं तो लगातार एक्टिव रहती हैं वो। जबकि सुनेत्रा पवार कहां बैठी हुई है तो ये देखना पड़ता है, या महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं उनसे पूछना पड़ता है कि कहां हैं।
तो ये दोनों में एक बड़ा फर्क है। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, पार्टी का दबाव होगा उनके ऊपर, पार्टी चाहती है, करना पड़ता है, कैसे संभालती है, क्या संभालती है, ये सब देखना होगा। दोनों जो पद है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी चीफ का पार्टी को एक रखना बड़ा मुश्किल काम है ये, खासतौर से बीजेपी के सामने। वैसे कोई स्थिति होती तो कोई मुश्किल नहीं था। बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया वाजपेयी के टाइम में, लेकिन उनकी पार्टियां टूटी नहीं। दूसरा, इसमें माफी चाहूंगा, इसमें एक चीज और जोड़ दूं। आप जो कह रहे हैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, इतना ही नहीं, उस जो मर्जर की कहानी है उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी। पार्टी मर्जर की जिम्मेदारी यानी एकीकरण की जिम्मेदारी बात है, वो तो सबसे बड़ी बात है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कितना सफल होने दिया जाएगा ये सरकार में बैठे दूसरे लोग तय करेंगे। बहुत बड़ी समस्या होती है सरकार में, आप किसी को भी असफल कर सकते हैं, अधिकारियों से मिलके कई और तरीके होते हैं, तो ये सारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। तो इस मामले में शरद पवार किस तरह संभालते हैं आगे बढ़ के, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, शरद पवार की जो राजनीति है आज तक की, शरद पवार चाहेंगे खासतौर से अजीत पवार के न रहने के बाद कि उसी नाम के साथ, दबदबे के साथ वो अपनी राजनीतिक सफर को पूरा करें। हर नेता चाहता है। अभी तक उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा है, ये इल्जाम नहीं लगा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ गए हैं या कोई इस तरह की राजनीति करने की कोशिश की है। तो अपने लास्ट राउंड में वो, अपनी राजनीति के अंतिम दौर में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन ये बात सही है इसमें कि शरद पवार ने राजनीति के कुछ अपने जो रूल हैं, कुछ अपने उसूल हैं, उनको कायम रखा है हमेशा। जिन तीन लोगों के साथ वो गए थे, तारिक अनवर और पीए संगमा, उनको उन्होंने बराबर सम्मान दिया। वो दोनों उनके कद के नेता कभी नहीं थे, लेकिन शरद पवार जब भी बैठते थे, जब भी मिलते थे, मिलवाते थे, वो इसी तरह व्यवहार करते थे कि ये दोनों भी मेरे साथ के नेता हैं जी। और आपको याद होगा कि अखबार भी तीनों के नाम एक ही लाइन में लिखते थे। क्यों? क्योंकि शरद पवार हमेशा ऐसा चाहते थे। तो शरद पवार के अंदर ये बड़प्पन है कि वो अपने साथ के लोगों को हमेशा सम्मान देते हैं और साथ लेके चलते हैं। लेकिन अब जब सरकार में शामिल होने वाली हैं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और चीफ बनने वाली हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार का अब कितना रोल बचता है, शरद पवार क्या करते हैं और शरद पवार किस तरह, या तो इंतजार करेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सब कुछ जो भी हो रहा है महाराष्ट्र में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ने जा रही है। और क्या कुछ होने जा रहा है जरा समझते हैं। यहाँ धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी फिर आता हूँ आपके पास, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और धनंजय जी, जरा ग्राउंड पे क्या चल रहा है आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और दूसरी चीज, सुनेत्रा महाजन अगर बनती हैं, माफी चाहूंगा सुनेत्रा पवार अगर वो उप मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी महाराष्ट्र की। धनंजय जी जरा आपसे समझूं कि क्या चल रहा है। और शरद पवार और अजीत पवार के बीच मर्जर की जो बात चल रही थी, क्या अब उसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे आप देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि शरद पवार की सियासत को महाराष्ट्र के लोग किस ढंग से आज की तारीख में देख रहे हैं, जब ये खबर है कि दोनों एकजुट होने वाले थे। देखिए, खबर तो होगी ही, चूंकि खबर यही है, लेकिन शरद पवार जी की राजनीति में भी अब वो धार नहीं है। और जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी शरद पवार जी का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा, अजीत पवार जी का बढ़िया परफॉर्मेंस था। और अजीत पवार जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि भविष्य के शरद पवार यही, और ढेर सारे विधायक भी इसीलिए अजीत पवार के साथ आए थे कि अब जो है, जो उनकी बेटी है शरद पवार की सुप्रिया सुले, उनमें वो धार नहीं है जो पार्टी संभाल सके, ये चर्चा थी। और अजीत पवार ही है। बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, थोड़ी नहीं है, कोई आवाज तो नहीं है, ऐसी कोई आवाज तो नहीं है जी। चलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ जी
खैर, तो ये जो है शरद पवार जी का तो बहुत प्रभाव अब नहीं है उस तरीके से, समझिए। अजित पवार जी में संभावना थी और था कि शरद पवार की विरासत जो है अजित पवार ही संभालेंगे, और संभाल ही रहे थे एक तरह से। लेकिन अब अजित पवार के असामयिक निधन से, जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालेगी, सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगी, सब संभव है। लेकिन आप रीजनल पार्टियों का चरित्र जानते हैं कि रीजनल पार्टियां जो है जिस व्यक्ति ने शुरू की उसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। शरद पवार जी ने शुरू की एनसीपी, लेकिन शरद पवार जी के सामने ही एनसीपी जो है खिसक गई। अब उसमें बहुत बात लोग कहते हैं कि शरद पवार बहुत चतुर खिलाड़ी है, अपने भतीजे को उधर भेज दिया। उस समय भी याद कीजिए 2019 में जब अचानक शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी कहा गया था कि ये शरद पवार का खेल। बाद में ये खुल करके आया भी कि शरद पवार जी ने उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं किया, उन्होंने जो कहा था वही अजित पवार ने किया और अजित पवार की प्रतिष्ठा से खेल गए, वगैरह वगैरह। लेकिन अजित पवार जो है अब शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी पार्टी थी उसके सही मायने में उत्तराधिकारी बन गए थे। और ये चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में अजित पवार की पार्टी के भी बड़े बुरे हाल हैं। अब विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन शरद पवार से बेहतर स्थिति में अजित पवार थे। फिर ये भी है कि शरद पवार जो है वो जिस तरह की राजनीति करते रहे उसमें कभी उन्होंने बीजेपी का साथ या संघ का साथ उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अजित पवार जी बीजेपी के साथ गए, हालांकि उनके साथ भी ये जुड़ता है कि संघ के सामने वो कभी नहीं गए और उनका एक अपना दबदबा था और दबदबे। धनंजय जी, शायद पंखे की आवाज आ रही है आपके उधर से, गड़गड़ाहट कुछ और है, क्योंकि गड़बड़ा भी नहीं रहा, एक मिनट जी प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे सुननी है और थोड़ी सी वो डिस्टरबेंस है उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए थोड़ी देर आप गर्मी झेल लीजिए, हालांकि उतनी गर्मी अभी ठीक है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है, कहीं कुछ मेरे यहाँ से नहीं। अरे जी हाँ, फिर से ज्वाइन करूं? नहीं, चलिए आप बोलिए, अब बंद है, अब बंद। तो मैं कह रहा था कि देखिए अजित पवार जी जो है वो रहते तो पार्टी का भविष्य था कि अजित पवार जो है पार्टी को आगे ले जाएंगे, कम से कम अजित पवार शायद कुछ करे। लेकिन जिस तरीके से वो लड़ने वाला जो एजेंडा होता है ना, जो लड़ाई करते थे, शरद पवार जिस तौर पे जाने गए, शरद पवार ने लड़ाई लड़ी और किस तरीके से मुख्यमंत्री बने थे, बाद में पार्टी बनाई, सब आप सब जानते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अजित पवार का भी चेहरा लड़ाई लड़ने वाले नेता का नहीं रहा। अजित पवार जी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 6 बार सबसे ज्यादा समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें शरद पवार जी का सानिध्य था और शरद पवार जी का असर था, उसमें अजित पवार जी का असर था, ये कहना जो है उतना सही नहीं हो। अब बात है कि पार्टी के भीतर जो है और दूसरा कौन नेता है जो कुछ कर सकता है, तो वैसा तो कोई नेता नजर नहीं आता मुझे। चाहे अब छगन भुजबल हो या कोई और हो, नेता तो सब जो है बड़े नेता माने जाते हैं, सुनील तटकरे भी हो या प्रफुल्ल पटेल हो या और भी यहाँ लोकल नेता है। लेकिन रीजनल पार्टियां चलती है परिवार से, और परिवार में जो है अब उस कद का कोई नेता है नहीं। शरद पवार के जीते जी एनसीपी का हाल बुरा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि उनके विधायक भी अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रास्ता कहाँ है। इसलिए कई लोग संदेह जता रहे हैं कि क्या पता आगे आने वाले समय में बीजेपी निगल जाए, संभव है। लेकिन ये भी है कि महाराष्ट्र में पूरी राजनीति, चाहे शिवसेना की राजनीति थी या ये एनसीपी की राजनीति थी, दोनों राजनीति जो है वो सिमटती नजर आ रही है। और बड़े अगर कैनवास में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की ही राजनीति दिखाई पड़ती है। कांग्रेस किस तरह से इन चीजों को लेती है, लेकिन अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी या शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी, दोनों एक आ जाए तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत पानी गुजर चुका है, अब राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है। और सुनेत्रा पवार के संभालते संभालते, सुनील जी सही कह रहे थे कि नहीं है, राजनीति में उस तरह से नहीं थी। पहली बार चुनाव लड़ी, हार गई लोकसभा का बारामती से, फिर जो है वो राज्यसभा मेंबर बन के राज्यसभा के तौर पे हैं, उनके बेटे भी उस तरह से सक्रिय नहीं है।
तो मुझे लगता है कि एनसीपी के लिए अजित पवार का जाना बहुत दुखद है और बुरी घड़ी है, बुरा समय है एनसीपी के लिए। बताना आसान काम नहीं है कि एनसीपी कैसे सरवाइव करेगी। अभी जब तक सरकार में है तब तो ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार बने या क्या, कोई भी बन जाए, बेटे को बना दे, लेकिन पार्टी का भविष्य जो है, जो पार्टी के तेवर में होना चाहिए, नेता के तेवर में होना चाहिए, वो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात जिस पर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ ये जो आप नहीं कह रहे हैं, आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं, आप जरूर कहते, समय की कमी भी रहती है, कि अजीत पवार का कद क्या था और खासकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ उनकी पार्टी के अंदर, वो अब समझ में आ रहा है। और उस वैक्यूम को क्या सुनेत्रा पवार क्या उसको भर पाएंगी? वो जो वैक्यूम है उसको भर पाएंगी, वो इस कमी को क्या वो दूर कर पाएंगी? एक सबसे बड़ी चुनौती है। सही कह रहे हैं आप धनंजय जी। और जो एक एनर्जी चाहिए एक नेता में, वो एनर्जी उनमें थी, यानी अजीत पवार में थी, लेकिन क्या उस एनर्जी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रख पाएंगी सुनेत्रा पवार? ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी कि जो मर्जर की कहानी चल रही थी, क्या उसको ये आगे बढ़ाना चाहेंगी? क्योंकि वो कहानी अगर आगे बढ़ती है तो ये तय मानिए कि ये पार्टी महायुति से बाहर जाएगी। शायद मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, यहीं से जरा इस बात को उठाइए। अखबारों में और खासकर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि ये मिलकर और महायुति में शरद पवार जाने वाले थे। जैसा हमारे तमाम साथी, आप भी शायद सहमत होंगे, और तमाम 4 साथी इस विषय पे अपनी बात रख चुके हैं। और शरद पवार और अजित पवार के मर्जर के बाद, ये मर्जर का मतलब ही था कि अजित पवार यहां से रेस्क्यू चाहते थे, यानी यहां से बाहर निकलना चाहते थे। जब वो बाहर निकलना चाहते थे तो फिर शरद पवार अंदर नहीं आते, ये तय है। और ऐसी स्थिति में क्या आज की तारीख में जब अजित पवार बाहर निकलना चाहते थे तो अंदर सुनेत्रा पवार का आना, इसके क्या मायने हैं, ये समझना जरूरी है। अमलेंदु जी आप बताइए। राजीव जी, एक शेर है कि उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो पूरी जिंदगी भर शरद पवार ने सियासत की एंटी बीजेपी, तो अब जब राजनीति का भी ढलान है उनकी और उम्र का भी ढलान है, तो आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो आखिरी वक्त में क्या वो संघ परिवार के दरवाजे पर जाकर नतमस्तक होंगे? क्या वो उम्र के आखिरी पड़ाव में जो है नमस्ते सदा वसले करेंगे? राजीव जी, 10 जून 2025 धनंजय जी इसको तारीख को तस्दीक करेंगे, एनसीपी शरद पवार का जो स्थापना दिवस था, उस पर शरद पवार का एक बहुत जबरदस्त भाषण हुआ था। और शरद पवार ने कहा था कि जिन लोगों ने सिद्धांतों तो समझौता कर लिया, वो दगा देकर चले गए, और हम सिद्धांतों पर टिके रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता जो सिद्धांतों पर टिका हुआ है, वो सिद्धांतों पर टिका रहेगा, तो सत्ता भी लौट कर आएगी। ये शब्द थे शरद पवार के, राजीव जी। तो शरद पवार और अगर एनसीपी का मर्जर हो रहा था, तो ये मर्जर फिर महायुति में रहने के लिए नहीं हो रहा था, ये मर्जर फिर महायुति से अलग होने के लिए हो रहा था। ये बात राजीव जी दोनों धड़े के लोग कह रहे हैं कि दोनों धड़ों में बातचीत हो चुकी थी और फाइनल जो था वो होना था कि मर्जर होगा। लेकिन राजीव जी, इस बीच जो लोग मिलने के लिए आज गए हैं देवेंद्र फडणवीस से, और जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा नजरें टिकाए रखने की आवश्यकता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रफुल्ल पटेल साहब और छगन भुजबल साहब दोनों जो हैं वो ईडी के मेहमान हैं। और छगन भुजबल साहब जो थे वो अजित पवार के रहते हुए एक तरीके से बगावती मूड में आ गए थे और देवेंद्र फडणवीस से आकर मिले थे। और चर्चा ये है कि बिना अजित पवार की सहमति के उनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया था। इस तरीके की चर्चाएं हैं। वही छगन भुजबल साहब जो है आज सबसे पहले आकर बाहर बात कर रहे हैं। वही छगन भुजबल साहब का, राजीव जी, जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन उनका बयान आया कि भाई कोई साधारण व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो अफसोस होता है, वो तो फिर भी एक पार्टी के मुखिया थे। ये छगन भुजबल साहब का बयान था। तो राजीव जी, सुनेत्रा पवार को अगर बनाने की कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं और पार्टी का भी सब कुछ ले लेगा, इतनी जल्दबाजी है और इतना किया जा रहा है,
तो राजीव जी ये बेसबब तो नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा खेल है। तो क्या अजीत पवार के जाने के बाद ये एनसीपी फिर टूटेगी राजीव जी? इस पर भी अब सवाल करेंगे। भले ही सुनेत्रा पवार पार्टी को संभाल लें, सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और जैसा कि शकील जी ने भी कहा कि भाई बनना बड़ा ठीक है, बन जाएंगी, लेकिन किस तरीके से फेल किया जाता है बीजेपी वो सब काम करेगी। तो ये सब काम राजीव जी होंगे। सुनेत्रा पवार राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सुप्रिया सुले जो है वो राजनीति में है, और एक तरह से कहा जाए कि शरद पवार की लीगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। उनका अजीत पवार की तरीके से जनता में उस तरीके का असर नहीं हो सकता है जैसा अजीत पवार का था, लेकिन शरद पवार की लीगेसी उसको बढ़ा रही है। तो यहाँ राजीव जी जो सुनेत्रा पवार को अब इस तरीके से लाने की जो कोशिश है कि वो जल्दी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, और देवेंद्र फडणवीस जी का ये कह देना कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत बनाने को तैयार हैं, तो ऐसे ही बनाने को तैयार नहीं है राजीव जी। मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो मुख्यमंत्री बनने के लिए महबूबा मुफ्ती को कई महीने इंतजार करना पड़ा था, और देवेंद्र फडणवीस जो है वो तीसरे दिन ही तैयार हो जाते हैं कि हाँ सुनेत्रा पवार को हम बना देंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो राजीव जी ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए आगे बहुत सी चीजें अभी होनी है, ये देखना होगा। इधर शरद पवार जो है राजीव जी, देखिए कल उनका अंतिम संस्कार हुआ अजीत पवार का हाँ अजीत पवार का, और आज उनकी अस्थियां भी चुन ली गई। और अस्थियां चुनने के बाद अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार जो है वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में निकल पड़े। वो एक जगह है, वहाँ कोई नदी है, उसमें गंदा पानी आ रहा था, लोग पी रहे थे और उसकी शिकायतें आई, तो उस गांव में शरद पवार पहुंच गए। तो शरद पवार ने ये संकेत दे दिया राजीव जी कि शरद पवार न टूटे हैं न झुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनका भतीजा जिसको वो लेकर आए राजनीति में, आगे बढ़ाया, पाला पोसा, सब कुछ किया, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, उसके बाद फिर एकजुट होने की बातें चल रही थी। और इस बुढ़ापे में राजीव जी ये कम आघात नहीं है व्यक्तिगत तौर पे भी। आप अगर राजनीति से अलग हटकर भी सोचिए तो व्यक्तिगत तौर पे शरद पवार के लिए कम आघात नहीं है। और जब अजीत पवार की मृत्यु के बाद उनका जो वीडियो आया, उस वीडियो में उनकी जो बोल है राजीव जी, वो निकल नहीं रहे मुंह से ठीक तरीके से, यानी वो दुख जो है उनका वो साफ तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन इसके बीच ये सब चीजें चल रही हैं, इसमें शरद पवार का बाहर निकल कर चल देना ये बताता है कि ये अब बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि जो लोग सुनेत्रा पवार को अभी बहुत जल्दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने पर तुले हुए हैं, यही लोग चाहेंगे कि दोनों एनसीपी का मर्जर नहीं हो। और अगर दोनों एनसीपी का मर्जर होगा तो ये लोग जो आज सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यही अजीत पवार की एनसीपी को तोड़कर महायुति के साथ खड़े हो जाएंगे। मेरी ये आशंकाएं हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ राजीव। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन इस बीच खबरें बहुत कुछ आ रही हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ज़रा बाहर निकल जाएं। मीटिंग चल रही है, कयासों पे जो बातें चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। और लेकिन प्रशांत जी, यहाँ पर शरद पवार की सियासत, शुरुआत में आपने अपनी बहुत सारी बातें यहाँ रखी हैं। शरद पवार की सियासत जो है उसमें वो रेस्क्यू करना चाहते होंगे, ज़रूर अपने भतीजे को, अपनी पार्टी को बचाना चाहते होंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हम लोगों ने देख लिया कि दो पार्टियां चार भाग में, मतलब दो अलग अलग हो गई, यानी चार पार्टी बन गई, दो की जगह चार। और उसके बाद बीजेपी कहाँ थी, आज कहाँ पहुँच गई। वो अब जिला परिषद का इलेक्शन होना है, वो 5 तारीख को है, उसके बाद परिस्थितियां और सामने क्लियर होंगी। लेकिन क्या यहाँ सचमुच सुनेत्रा महाजन की एंट्री अगर हो जाती है, माफ़ी चाहूँगा सुनेत्रा पवार महाजन बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ महाजन एक ऑलरेडी हैं, तो सुनेत्रा पवार की एंट्री अगर हो जाती है कैबिनेट में, तो फिर इस सियासत को किधर देखा जाए, और फिर यहां शरद पवार का क्या रोल रह जाता है। देखिए, अगर आप पवार साहब की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दौर के सबसे चतुर चालाक पॉलिटिशियन है, और वो दूसरी बार उन्होंने बीजेपी को क्रीज के बाहर खड़े होकर स्टंप किया है। बीजेपी क्रीज के बाहर खड़ी थी, पवार साहब ने स्टंप कर दिया। पहली बार जरा शुरुआत करते 2019 से,
23 तारीख को सुबह 5 बजे 6 बजे फडणवीस साहब शपथ ले लेते हैं। उसके बीच में बहुत ड्रामा हुआ, मैं उसको कट शॉर्ट कर रहा हूं, और शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूट जाता है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और अलायंस टूटता है। उसके बाद 26 तारीख को वो इस्तीफा दे देते हैं फडणवीस साहब, और 28 तारीख को पवार साहब के कर कमलों से महाविकास अघाड़ी बन जाती है और उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस मिल के सरकार बना लेते हैं महाराष्ट्र में। तो बीजेपी को उन्होंने वहां स्टंप आउट कर दिया था। और इस बीच सबसे दिलचस्प बात, अगर आप लोगों को याद होगा, कि इस पूरी अफरा तफरी के बीच में शरद पवार नरेंद्र मोदी से दिल्ली में आके मिल लेते हैं और अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है कि क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। और शरद पवार कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के किसानों की बात करने मोदी जी से आए थे। तो किसानों की बात हुई और मुंबई जाके महाविकास अघाड़ी बना दी, और 28 तारीख को 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण हो गया उद्धव ठाकरे का। अब जरा यहां आइए, अब 2026 में पवार साहब का बयान आता, अजीत पवार की निधन के बाद, कि ये साजिश नहीं, हादसा है, इसमें कोई अटकल नहीं लगानी चाहिए। अब याद कीजिए कि किसानों की बात करने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे। वो इसी तरीके का एक वो बनाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अटकलें थी, बहुत चर्चाएं थी इस बात की कि एनसीपी टूट जाएगी और बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएगी और बीजेपी तोड़फोड़ कर लेगी, और अब वो सब ऐसे ही बीजेपी मैनेज कर लेगी। अब एनसीपी को अजीत पवार नहीं रहे। और कल से ये खबरें आना शुरू हो गई कि मर्जर की बात हो चुकी थी, मर्जर फाइनल था, अनाउंस होने वाला था। तो बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो सुनीता पवार को डिप्टी सीएम बनाए और उनकी पार्टी टूटने से बच जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पवार साहब ने पर्दे के पीछे से एक बार फिर जो है बीजेपी को क्रीज के बाहर खड़ा देखा और स्टंप कर दिया। अब बीजेपी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो एनसीपी को तोड़फोड़ कर पाए, कोई नेगोशिएट कर पाए कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। और ये पूरा माहौल एक बन गया, और कल उनको जो है, जैसे खबरें आ रही कि शपथ ग्रहण हो भी जाएगा जी। तो आप ये मान के चलें कि वो मर्जर अनाउंस हो ना हो, ये दोनों पार्टियां एक हैं। पवार साहब उसके सूत्रधार हैं पर्दे के पीछे से। ये राजनीति है और ये हरि कथा अनंता है। जी जी, हरि कथा अनंता, बिल्कुल। तो ये राजनीति, ये सियासत है, और सियासत की कहानियां बिल्कुल अनंत हैं। और यहाँ क्या यहीं से एक दूसरी सियासत की महाराष्ट्र में शुरुआत होने जा रही है, जब एंट्री होगी सुनेत्रा पवार की महाराष्ट्र की सियासत में। पहली डिप्टी सीएम अगर वो बनती हैं, जैसी खबर आ रही है, पहली डिप्टी महिला सीएम, पहली महिला डिप्टी सीएम अगर बनती हैं, तो फिर जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि बाहर, यानी आप फील्ड के बाहर या क्रीज के बाहर खड़े होकर आप पूरे गेम को प्लान करते हैं, और उसी हिसाब से अगर वो गेम चलता है तो इसका मतलब है कि कितना कद्दावर सामने वाला, कितना कंट्रोल वाला वो इंसान है। तो यहाँ पर शरद पवार की सियासत क्या है, इसको समझने की थोड़ा और ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा, उनकी सियासत को तो हम देखते आए हैं, हम आप सब, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है कि अगर यहाँ एंट्री होती है और इसके पीछे क्या क्या लॉजिक यहाँ आ सकते हैं, इसकी बात ज़रा करते हैं। शकील जी, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे सुनेत्रा पवार जो हैं वो सिर्फ इसलिए कैबिनेट में आएंगी क्योंकि अपनी पार्टी को बचाना चाहती हैं, या कुछ और कारण हो सकता है? विरासत है, एक राजनीतिक दबाव होगा उनके ऊपर बहुत पार्टी के लोगों का,
परिवार के लोगों का कोई और ऐसा चेहरा उनके पास नहीं होगा जिसको लाके पार्टी को बचाया जा सके, पार्टी को एक रखा जा सके। तो जाहिर है कि जब ऐसी चीजें होती है तो बेटा या पत्नी का ही नाम सबसे पहले आता है। बेटा अनिच्छुक बताया जा रहा है तो पत्नी को ये जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो सफल होंगी नहीं होंगी, बहुत लो प्रोफाइल है, हमने खुद ही बताया, हमने देखा है उनको यहां राज्यसभा में, संसद में कई बार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौका मिलने पे, अवसर आने पे या चुनौती आने पे इंसान के कई दूसरे रूप प्रकट होते हैं। हो सकता है सुनेत्रा पवार अपने आप को उस तरह साबित करके भी बता दें। राजनीति में बहुत सारे लोगों ने साबित करके बताया है, बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत सारे मोड़ आएंगे जिनके बारे में अभी कहना मुश्किल है। मगर धनंजय जी ने जो एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो है वहां पे बीजेपी और कांग्रेस जो है, मतलब कि जो राष्ट्रीय दल है वो तेजी के साथ उभरेंगे। बीजेपी तो उभरी हुई है जितनी जा सकती थी, अपने सैचुरेशन पॉइंट तक है बीजेपी। तो कांग्रेस भी जाके वापस आई है। लेकिन जो एनसीपी की राजनीति थी शरद पवार की या अजीत पवार की, वो जितनी आगे जा चुकी थी उससे आगे जाना अब शायद संभव नहीं होगा। हाँ, उद्धव ठाकरे अभी भी एक संभावना है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी संभावना है कि क्षेत्रीय दल में अगर उन्हें थोड़ा समर्थन मिलता है जनता की तरफ से, उन्हें कुछ जीतें हासिल होती हैं तो वो वापस अपनी जगह बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति के ये सारे के सारे मोड़ बहुत दिलचस्प होंगे। लेकिन इसमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जो भी दांव होगा, जो भी तरीका होगा, वो सब इस्तेमाल करेगी। हर जगह उसने किया है, हर राज्य में उसने किया है। और इस टाइम जो सॉफ्ट टारगेट है उसके सामने वो अजीत पवार की पार्टी है। तो अजीत पवार के लोग कितने होशियार रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। जैसा कि अमलेंदु जी बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, इनकी राजनीति क्या है। क्या ये वाकई अजीत पवार या उनकी पत्नी के सच्चे वफादार हैं, एनसीपी के सच्चे वफादार हैं, या ये बीजेपी के साथ अपने रिश्ते निभाएंगे या खुद को बचाएंगे। ईडी की जांचें इनके ऊपर चल रही हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो तो शरद पवार के सबसे विश्वसनीय लोगों में थे, हमने खुद देखा है। ऐसा कभी, मतलब जब ये हुआ, प्रफुल्ल पटेल वहां गए तो जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते रहे हैं, नजदीक से जानते रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार को कितना बड़ा धोखा दे सकते हैं। अजीत पवार ने जो धोखा दिया उतना ही बड़ा धोखा प्रफुल्ल पटेल का लोगों को लग रहा था कि प्रफुल्ल पटेल भी ऐसा कर सकते हैं। U2 तो राजनीति है इसका नाम। तो ऐसे में सुनेत्रा पवार को अपनी पार्टी बचाना, मजबूत करना तो एक नेक्स्ट स्टेज होगा। अपनी जो उप मुख्यमंत्री पद की स्थिति को बनाए रखना, ये सब बड़े मुश्किल सवाल होंगे। और जो एकीकरण की बात है वो कैसे होगी, क्या होगी। हाँ, ये हो सकता है कि शरद पवार थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन सारी चीजों को देखें, जो हो रहा है उसको होने दें, वक्त का इंतजार करें। लेकिन शरद पवार अगर कोई जल्दबाजी करेंगे तो उससे अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि उनके लोग जो है अजीत पवार होते तो बात दूसरी होती। अजीत पवार ने एक स्थिति बना ली थी, वो दिख रहे थे कि वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके अपने लोगों का कितना दबाव होगा, सब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, केंद्र में भी सत्ता, राज्य में भी सत्ता, नेता है नहीं है साथ में। शरद पवार की उम्र हो गई है, क्या वो इतने मजबूत हैं कि इन सारे लोगों को बचा सकेंगे। बीजेपी जिस तरह से विद्वेष की राजनीति करती है, तत्काल ईडी, सीबीआई, छापे, पुलिस, सब कुछ शुरू हो जाता है, जरा सी भी देर नहीं लगती।
तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात सही है कि बीजेपी के लिए भी स्थितियां आसान नहीं होंगी, क्योंकि बीजेपी केंद्र से लेके और यहां तक हर मुद्दे पे अब फंसती चली जा रही है। उसकी वो पुरानी वाली स्थिति 2024 से पहले की जो पूर्व की स्थिति थी वो अब नहीं रही है। चीजें बहुत तेजी के साथ बदल गई हैं। देश में जो ये एक यूजीसी का मामला आया है, इससे सामाजिक समीकरण भी बहुत तेजी के साथ बदल गए। इन सामाजिक समीकरणों का असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की वो जमीन है जहां दलित और पिछड़ा राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रही है। जी करेंगे उस पे वहां पे इस पे बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में यूजीसी, दलित, पिछड़ा, बाकी राजनीति। लेकिन आज की राजनीति में सबसे बड़ा इंतजार है उस ऐलान का कि सुनेत्रा पवार क्या करने जा रही हैं। क्या वो कैबिनेट में शपथ लेने जा रही, कैबिनेट मंत्री बनने जा रही हैं, उप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो क्या उनको मिलने जा रहा है और क्या वो संभालेंगी। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि ये सब कुछ तय है, यानी वो मान चुकी हैं, पार्टी की कमान संभालने के लिए भी मान चुकी हैं वो, कैबिनेट में आने के लिए भी। अगर वो कैबिनेट में आती हैं तो फिर सियासत किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। कल फिर से अभी खबर आ रही है कि कल 2 बजे विधायक दल की बैठक है। कल विधायक दल की बैठक 2 बजे है, ये खबर आ रही है। और आज की ये बैठक ख़त्म हो गई। और एनसीपी विधायक दल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ 41 विधायक हैं। धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। क्या धनंजय जी यहाँ फिर अब कल 2 बजे फिर विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। आज इसका मतलब है कि बात पूरी नहीं हुई, इसका तो यही मतलब है। आज कहा जा रहा है कि आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक थी और कल तमाम विधायकों को बुलाया गया है, जहां इनको नेता, अपने विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो आज जो बैठक थी उनको मनाने की बैठक थी जी, कि वो जो है तैयार हो जाएं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनमें विश्वास जताएं सुनेत्रा पवार में, और वो विश्वास जताया। कल जो बैठक होगी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें वो नेता चुनी जाएंगी, पार्टी के नेता चुनी जाएंगी कल, और उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, पवार फैमिली के तौर पे देखिए, पार्टी के तौर पे बाद में देखिएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं पवार फैमिली। आज रीजनल राजनीति जहां कहीं भी है वो फैमिली की राजनीति है, परिवार की राजनीति है। तो इस राजनीति को खड़ा करने वाले शरद पवार है। पवार फैमिली की राजनीति शरद पवार से शुरू होती है। लेकिन शरद पवार के सामने ही अजित पवार जी ने जो उनके साथ किया, एक तो आप शकील भाई एक दिन बोल भी रहे थे, परसों तरसों सबने उस समय सुना भी था कि आपकी उम्र हो गई है, जाइए आराम कीजिए, कहाँ राजनीति में पड़े हुए। इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया था और लोगों ने कहा था कि बड़ा ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था। और उसके बाद शरद पवार जो है बारिश में भीग करके भाषण किया था। उसके बाद वो चल पड़े थे वहाँ ईडी के दफ्तर के लिए, तमाम चीजें भी कही गई। और शरद पवार जी से सबको था कि वो चूंकि बेसिकली वो सूत्रधार थे ये इनको मुख्यमंत्री बनाने के, उद्धव ठाकरे, और बीजेपी के जिसको कहते हैं कि बीजेपी के मुंह से निवाला छीन लिया था, वो शरद पवार उसके जो है आर्किटेक्ट थे। लेकिन अभी जो है शरद पवार जी की स्थिति अब वो बची नहीं। पवार फैमिली अब कैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाती है, अपनी राजनीति को बचाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि कोई उत्तराधिकारी के तौर पे कोई चेहरा उनके पास नहीं है जो वो संभाल सके। अजित पवार शरद पवार के सामने बड़े नेता नहीं थे। अजित पवार शरद पवार के सामने ही बड़े हुए हैं, उनके सानिध्य में, उनकी छाया में बड़े हुए, लेकिन वो निर्णय लिया करते थे। अजित पवार शरद पवार के बाद सबसे नजदीकी नेता थे, सबसे ज्यादा डिसाइसिव नेता थे। इसलिए जब वो गए तो उनके साथ ढेर सारे लोग थे। लेकिन अब जब अजित पवार नहीं है तो सुनेत्रा पवार के साथ कितने लोग रहेंगे, सुप्रिया सुले के साथ कितने लोग रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए बार बार बात आ रही है उनकी पार्टी के भीतर से, दोनों तरफ से ये बात आ रही है कि दोनों पार्टी को मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो शक्ति कमजोर हुई है, अगर दोनों मिलते हैं तो शायद शक्ति इस लायक रहे कि और कुछ इलेक्शन लड़ सके, या भविष्य में कोई नया डेवलप हो सके। हो सकता है उनके कोई पोते, शरद पवार जी के पार्थ की भी चर्चा होती रहती है, अजित पवार के बेटे शायद कुछ कर जाएं, नारायण राणे के बेटे देखिए कर ही रहे हैं।
तो इस तरह से एक है संभावना है, हो सकता है सुनेत्रा पवार को ऐसा डिसीजन ले ले, लेकिन बीजेपी के साथ रह करके कोई ऐसा निर्णय ले ले, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि अभी लड़ाई लड़ने वाली स्थिति में क्या पवार फैमिली है कि लड़ ले हम बीजेपी से, क्योंकि अब आएगा वही जो बीजेपी से लड़ पाएगा। आप उद्धव ठाकरे मुंबई में जो स्थिति होनी चाहिए थी और जिस उनसे बेहतर स्थिति में रहे, तो इसलिए कि उद्धव ठाकरे लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नहीं लड़ते दिखाई पड़ रहे होते तो गड़बड़ हो जाता, और इसीलिए उद्धव और राज दोनों भाई साथ आए कि दोनों भाई का साथ आना जरूरी है, नहीं आए तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक वहां है, शरद पवार जी के भी यही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं और कर रहा हूं कि जो राजनीति है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है, उस राजनीति को कौन संभालेगा? तो उसमें कांग्रेस पार्टी ही जो है वो दिखाई पड़ती है, और कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके ही या कांग्रेस पार्टी की आधी शक्ति लेकर के ही शरद पवार जो है वहां स्थापित रहे महाराष्ट्र में। बीजेपी शिवसेना दोनों साथ रहे, शिवसेना अलग हो गई है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब सत्ता जाएगी, ये बीजेपी भी जानती है कि जब चुनाव होगा और सत्ता में कमजोर पड़ेंगे तो शिंदे काम नहीं आएंगे, फिर काम आएंगे उद्धव। और ये पवार जी की जो पार्टी एनसीपी है, क्या उनकी पार्टी अब कांग्रेस का सहारा ढूंढेगी? क्योंकि बिना कांग्रेस के बचाए रखना अब मुझे लगता है एनसीपी के लिए आसान नहीं। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि अब ये कल बैठक होगी, विधान भवन में बैठक होगी, और वहाँ ये समूचे 41 जो इनके विधायक हैं ये सब होंगे, और विधायक दल का नेता चुनी जाएंगी, ये सब कुछ जो प्रोसेस है ये सब होगा कल होगा, इसलिए क्योंकि अब पूरी की पूरी जो विरासत है उसको संभालना है सुनेत्रा पवार को। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि इस पार्टी के मर्जर को लेकर जो बात चल रही है, जो कहानी आगे बढ़ी है, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। शरद पवार की पार्टी और इस पार्टी दोनों के बीच कैसा गठबंधन रहेगा, विलय होगा नहीं होगा, अब परिस्थितियां क्या बदल जाएंगी, बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों के बीच सुप्रिया सुले जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, उन पे भी बात ज़रूरी है। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, एक तो सुनेत्रा पवार के सामने जो पहली चुनौती होगी वो चुनौती यही होगी कि अजीत पवार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी की जाएं, जो अधूरी इच्छाएं रह गई। जाहिर सी बात है कि सुनेत्रा पवार अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हो रही हैं, पार्टी की कमान संभालने को तैयार हो रही हैं, तो किन्हीं छगन भुजबल या प्रफुल्ल पटेल की राजनीतिक हसरतें पूरी करने के लिए नहीं हो रही। वो जो शरद पवार की लीगेसी है जिसको अजीत पवार आगे बढ़ा रहे थे और जिसमें झगड़ा हुआ था, तो उसी लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ के आ रही हैं। तो सुनेत्रा पवार अगर राजीव जी अगर राजनीतिक महिला नहीं भी हैं, तब भी जब राजनीति में कोई आदमी आता है, हम लोगों की राजीव जी एक कहावत है कि पहलवान का बेटा अगर पहलवानी नहीं करेगा तो लंगोट तो बांधेगा ही ना। तो सुनेत्रा पवार राजनीतिक महिला भले ही ना हो, लेकिन जिनका जो है मतलब आप कहिए कि 4 दशक का लगभग साथ अजीत पवार के साथ रहा, तो घर में आके शाम को खाना खाते समय तो बात होती होगी ना कि आज किसी से क्या क्या बातें हुई, राजनीति में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो सारी चीजें होंगी। तो सुनेत्रा पवार को ये भी मालूम है कि आगे क्या करना है, वो ये भी समझती होंगी कि अकेले उनके बस का नहीं होगा इन घाघ लोगों को संभाल पाना। मैंने जो राजीव जी बात कही छगन भुजबल को लेकर, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि छगन भुजबल एनसीपी के कैडर नहीं है। छगन भुजबल बाला साहब ठाकरे के शिष्य थे और उनसे झगड़ा करके अलग हुए थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब शिवसेना से अलग हुए थे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी, लगभग 2.5-3 लाख लोग जो थे उसमें आए थे और शरद पवार के साथ ये शामिल हुए थे। तो ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, उस समय चूंकि मैं कवर करता था बहुत सी चीजें, तो मुझे ये बातें ध्यान में हैं। तो इसलिए छगन भुजबल जो है वो एनसीपी के कार्यकर्ता नहीं है और उनकी निष्ठा कोई शरद पवार या अजीत पवार के साथ हो ऐसा भी नहीं है। और आपको याद होगा कि जिस समय एनसीपी तोड़ी थी अजीत पवार ने, उस समय सबसे ज्यादा जहर जो था शरद पवार के खिलाफ अगर किसी ने उगला था तो वो इन्हीं छगन भुजबल ने उगला था। और यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनकी भी राजनीति है भाई तो हमारी भी 70 साल की राजनीति है।
ये शब्द थे छगन भुजबल साहब के। तो इसलिए बहुत कुछ राजीव जी ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए होगी, तो इसलिए सुनेत्रा पवार ये कतई नहीं चाहेंगी कि अजीत पवार ने जो पार्टी बनाई और जिसको वो विलय करना चाहते थे, अपने चाचा के साथ घर में लौट कर आना चाहते थे, और राजीव जी हम लोगों ने इसी न्यूज पॉइंट में वो विजुअल चलाया था परिणाम आने के बाद कि रोहित पवार जो है वो इलेक्ट्रिक कार जो है उसको चला रहे हैं और शरद पवार और अजीत पवार जो है साथ बैठे हुए हैं, पूरा परिवार एक ही उसमें बैठा हुआ है। वो चाइनीज कार थी, वो जो जिस तरीके से एयरपोर्ट पर चला करती है उस तरीके की। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए राजीव जी अब ये देखना होगा। अब देखिए जो सुनेत्रा पवार भी इसको कितना आगे तक लेके जा पाएंगी पार्टी को। तो इसलिए कोई राजीव जी नया खून तो आना होगा। अब चाहे वो अजीत पवार के बेटे आए और अजीत पवार के बेटे अगर नहीं आते हैं, तो जो मुझको लगता है राजीव जी कि ये दोनों एनसीपी का एकीकरण होगा और इसको लीड सुप्रिया सुले और करेंगे रोहित पवार, क्योंकि रोहित पवार को शरद पवार पहले भी काफी आगे बढ़ाते रहे हैं और रोहित पवार को आगे बढ़ाने की वजह से ही अजीत पवार के मन में अपने चाचा के प्रति काफी ज्यादा खलिश पैदा हुई थी, और जिसकी परिणति इसमें हुई कि जब उन्होंने पार्टी तोड़ी तो यहाँ तक कह गए कि ये जो है बैठे हुए हैं और अभी तक जो है इनकी क्या इच्छा है अभी तक छोड़ नहीं है। मतलब अब शब्दों तक का प्रयोग जो था वो कर गए थे उस समय, अब भावावेश थे या मन की जो थी जो भी कर गए थे। तो इसलिए राजीव जी मुझे लगता है कि एनसीपी दोनों एक होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, ये एक बार टूटेगी भी, लेकिन परिवार एक होगा और अजीत पवार की जो इच्छा थी वो भी पूरी होगी, शरद पवार की भी पूरी होगी। लेकिन शरद पवार बीजेपी के साथ किसी हाल में नहीं जाएंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि उनकी पूरी जीवन की राजनीति जो है वो इसके खिलाफ रही है। और राजीव जी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब गया था प्रतिनिधिमंडल विदेशों में, सुप्रिया सुले भी इसमें गई थी और उसमें काफी ज्यादा सवाल उठे थे कि सुप्रिया सुले क्यों जा रही हैं और शशि थरूर क्यों जा रहे हैं। सुप्रिया सुले ही थी जिन्होंने संसद में आकर भी कहा कि हम जब गए तो हमें बताया गया कि आप गांधी और नेहरू के देश से आए हैं। तो ये बात राजीव जी मायने हमको रखनी चाहिए, जो तमाम बातें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे बहुत कुछ होगा, हमको नजर रखना है और आगे क्या क्या होता है और किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है। क्योंकि बीजेपी में लोग बहुत घात किस्म के हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं। अखिलेश यादव ने भी अभी कह दिया है कि भाई जब ममता बनर्जी कह रही है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर है तो। और सब बात जायज सी है कि अगर कुछ है तो जांच तो होनी चाहिए। जांच से कौन इनकार कर रहा है? अब तो देवेंद्र फडणवीस भी मांग कर रहे हैं। तो अगर कोई जांच से इनकार कर रहा है तो उसकी राजीव जी फिर मंशा ठीक नहीं है, जांच से इनकार कर रहा है। तो अभी तक किसी ने कहा नहीं कि जांच नहीं कराएंगे। तो इसलिए इसके पीछे अगर शंकाएं हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, वो देखना पड़ेगा राजीव जी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी ने एक लाइन बोली थी बहुत सही कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने टॉप पर है, अपने चरम पर है और यहाँ से अब इससे ऊपर अब गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। और ये बहुत सही शकील जी की बात थी। और इसलिए क्योंकि यहाँ से अब जब सब कुछ विधानसभा फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिला परिषद के चुनाव हो जाएंगे, इन सब के बाद अभी वहाँ चुनाव नहीं होंगे। चुनाव सीधे 2029 में होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद। और इस बीच अभी सियासत के लिए ज़मीनें तैयार होंगी और इन सब के बीच शरद पवार और सुनेत्रा पवार, इन दोनों की सियासत, सुनेत्रा पवार का हाथ आगे बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए कौन कौन लोग आते हैं। छगन भुजबल क्या यहाँ रहेंगे या छगन भुजबल यहाँ से फिर वापस, जिस बारे में आप बता रहे थे, उस दिशा में जाएंगे। छगन भुजबल का चेहरा थोड़ा डाउन हो गया है इस मीटिंग के बाद से, जो मीटिंग आज की गई है। और वो डाउन क्यों है, हमारे साथी धनंजय जी वहीं बैठे हुए हैं और नज़दीक से देख के बताएंगे। छगन भुजबल थोड़े डाउन दिख रहे हैं क्योंकि इच्छा तो इनकी भी है कि वो कुर्सी हमें मिल जाए, लेकिन क्या करें, बिल्कुल सिर तक तो वो 70,000 करोड़ के घोटाले की बात उनके ऊपर हो रही थी, इनके ऊपर भी घोटाले की बात है, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी घोटाले की बात है, सबके ऊपर तो ऐसे ही है और बीजेपी सबको घेर रखी है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़े थे। सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम